हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक छोटे चैप्टर पर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को मैंने 4 फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें फर्स्ट फेज पर हमारी बातचीत रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, सेकंड में हम बात करेंगे प्रोटीन्स, थर्ड में न्यूक्लिक एसिड्स और फोर्थ में विटामिन्स के ऊपर। तो चैप्टर का क्विक रिवीजन छोटा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, बाकी चैप्टर जितना लेंथी नहीं है। तो चलिए गाइस, अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ओके, देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की यदि बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं पहले उनको लिख देता हूं, आप वहां पे फोकस करें। देखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, starch, and the last but not the least, सेल्यूलोज। फाइन, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। हम इनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इनकी रिएक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है बातें, या जो पास्ट या प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं, हमारा सारा फोकस उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रहने वाला है। फाइन, तो देखें, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि कौन से कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, कौन से नहीं होते। जो कार्बोहाइड्रेट फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। जो हाइड्रोलाइज होकर 2 से 10 तक के यूनिट देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और जो हाइड्रोलाइज होकर n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे देते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ये दोनों हैं मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो मोनोसैकेराइड मतलब ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। अगर हम बात करें लैक्टोज से सुक्रोज की, तो दे आर ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब ये हाइड्रोलाइज होकर 2 से 10 तक के छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं। और बात करें स्टार्च और सेल्यूलोज की, तो दे आर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब ये हाइड्रोलाइज होंगे और n यूनिट्स ऑफ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकेराइड्स आपको दे देंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बिहाफ ऑफ हाइड्रोलाइसिस। दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, रिड्यूसिंग नेचर एंड नॉन रिड्यूसिंग बिहेवियर। राइट, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए उन्हें हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। फाइन, सो यहां पे देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। फाइन, सुक्रोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे या टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, रीजंस मैंने आपको दे दिए। तीसरा आता है शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स मतलब वो जो बिल्कुल शक्कर जैसे हो, शुगर जैसे हो, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन। तो उस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? उस कैटेगरी में ध्यान रहे, सारे मोनोसैकेराइड्स और सारे ओलिगोसैकेराइड्स आर केप्ट इन विच कैटेगरी? शुगर कैटेगरी। एंड पॉलीसैकेराइड्स आर केप्ट इन नॉन शुगर कैटेगरी। नॉन शुगर मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, अमरफस, वाइट। फाइन, तो जैसे शुगर का जस्ट उल्टा बोल देंगे, वो शुगर्स पानी में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। राइट, वो क्रिस्टलाइन है, ये अमरफस है। राइट, और बस यही प्रॉपर्टीज है मेन। स्वीट एंड टेस्ट, शुगर स्वीट एंड टेस्ट है, इनको हम टेस्टलेस कह सकते हैं। ओके, नाउ तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस मतलब, ध्यान से समझिएगा, अगर ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं?
फ्रक्टोज का भी अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? सिमिलरली ये सारा काम हमें करना है, इनके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको। फाइन, कि इनके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो पॉइंट इज, ये तो मोनोसैकेराइड्स है, हाइड्रोलाइज ही नहीं होते, तो इसको तो अपन कैंसिल कर देते हैं, राइट। लैक्टोज एंड माल्टोज और सुक्रोज ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं। 2 से 10 तक के यूनिट्स दे सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 3 हैं ये तीनों 2 यूनिट्स देते हैं। अभी 2 यूनिट्स किसकी देते हैं वो आपको याद रखना होगा। तो लैक्टोज को जब तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो लैक्टोज 2 यूनिट्स देता है, उसमें से 1 यूनिट होता है बीटा डी गैलेक्टोज की, और दूसरी यूनिट होती है बीटा डी ग्लूकोज की। यानी कि इसके अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 यूनिट्स आपको मिलती हैं। अगर हम ये कहें कि इन दोनों यूनिट्स को अगर हम जोड़ दें और उनमें से अगर वाटर बाहर निकल जाए तो फिर आपको लैक्टोज मिल जाता है। तो ध्यान रखें, लैक्टोज में वाटर डाल दिया जाए तो आपको ये 2 चीजें मिल जाती है, हाइड्रोलाइज होकर लैक्टोज ये दे देता है, और इन दोनों यूनिट्स को, ये दो जो कंपाउंड्स हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएं और इनमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तो रिएक्शन उल्टी आ जाती है और आपको लैक्टोज मिल जाता है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो कहां से जुड़ते हैं वो ध्यान रखना है। तो गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4, मतलब गैलेक्टोज पे C1 कार्बन पे और इसका C4 कार्बन के बीच में से H और OH निकलता है और एक लिंक बन जाता है, जिस लिंक को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। सिमिलरली माल्टोज की यदि हम बात करें और सुक्रोज, तो पहले माल्टोज है। माल्टोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज, अगेन अल्फा डी ग्लूकोज से। लिंक कौन सा होता है? C1 C4 लिंक होता है। ओके, माल्टोज। सुक्रोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका C1 लिंक ही होता है, और साथ में बीटा डी फ्रक्टोज, जिसमें C2 लिंक होता है। मतलब फ्रक्टोज और ग्लूकोज C1 C2 लिंक से आपस में जुड़ जाते हैं वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक ऑक्साइड लिंक है, अभी मैं बताऊंगा, राइट। वहां से जुड़ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो आपको मिल जाता है सुक्रोज। और सुक्रोज में वाटर मॉलिक्यूल डालकर हम तोड़ दें, हाइड्रोलाइज कर दें, तो ये चीज मिल जाती है। तो टू एंड फ्रो है, इनके हाइड्रोलिसिस से ये मिलता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाएं और वाटर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर आपको ये चीज मिल जाती है। सिमिलरली स्टार्च को यदि जब तोड़ा जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, हम यहां पे लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो आपको n यूनिट्स मिल जाती हैं, n यूनिट्स मिल जाती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की, और सारी यूनिट्स, n यूनिट्स, सारी यूनिट्स जुड़ी रहती है C1 एंड C4 लिंक से। सिमिलरली अगर सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो आपको n यूनिट्स मिल जाती हैं बीटा डी ग्लूकोज की। ये अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या है ये सब अभी हम अंदर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। और वहां पे भी सारा लिंक जो होता है वो C1 और C4 कार्बन एटम्स के बीच में होता है। सो ये आपके हाइड्रोलिसिस वाले प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने होंगे। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, तो आपको सिर्फ नेम ही लिखने होते हैं, स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाते। वो नेम ध्यान रखने और लिंक जो बनता है, यानी कि आपसे हाइड्रोलिसिस के बाद तो ये चीज बन गई। अब कभी रिवर्स भी पूछ लेते हैं कि लैक्टोज किससे बनता है, तो आप कहेंगे लैक्टोज बनता है जब बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में लिंक होते हैं और उनमें से 1 यूनिट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। और वो 1 यूनिट वाटर मॉलिक्यूल कहां से बाहर निकलता है, तो इसके C1 से और इसके C4 से, एक तरफ से H और एक तरफ से OH बाहर निकल जाता है, और वहीं से जो लिंक बनता है उस लिंक को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो वो बात मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही बनता है 2 यूनिट्स के बीच में, राइट। ये कुछ और नहीं है, एक ऑक्साइड लिंक है दैट लिंक्स और कनेक्ट्स टू मोनोसैकेराइड्स, करेक्ट। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप ध्यान रखें। नाउ अब इधर पहुंचते हैं, यहां पे ध्यान दें। अब अगर हम इधर बात करें तो सुक्रोज के स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिवो रोटेटरी है,
तो आप ये ध्यान रखें, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है। कायरल सेंटर जिसमें होता है ऑप्टिकली एक्टिव है। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस से आपको दो चीज मिलती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी होता है। साइन होता है ये डेक्स्ट्रो का प्लस और माइनस, और इसका जो रोटेशन होता है नेगेटिव साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर वो इसके मुकाबले ज्यादा होता है, इसीलिए ओवरऑल रोटेशन नेगेटिव आता है। मान लीजिए ये +50 है और ये -70 है, तो ओवरऑल रोटेशन -20 का रहेगा। दैट्स वाई सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। तो वाई सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर? क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस पर इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हो जाता है। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन मतलब सुक्रोज इटसेल्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पर इसके हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो लेवो रोटेटरी होते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, जिसके अंडर हमने हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स, लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें अभी हमने देखी। फाइन, अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। यहां पे देखिए, स्ट्रक्चर में हमारा सारा फोकस रहेगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ग्लूकोज के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए गए हैं, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो ग्लूकोज फॉर्मूला इज C6H12O6। अगर स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखिए। पहले आप एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से लगाएंगे। यहां पे आप लिख देंगे CH2OH, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, इस तरफ लिखेंगे HOH। अब क्योंकि यहां H है तो यहां पे OH, यहां पे H है तो यहां पे OH, यहां पे OH है तो यहां पे H, और H है तो यहां पे OH लगा देंगे। फाइन, तो ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर। नंबरिंग की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड की होती है, तो ये नंबरिंग के हिसाब से ये आपके पास नंबर्स भी हो गए। फाइन, नाउ ध्यान रहे ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ये साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो एग्जैक्टली आप सामने देख सकते हैं, सेम ये करना है, यहां पे भी यही, यहां पे भी यही, सेम एग्जैक्टली सेम, बस यहां पे एक चेंज होगा, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। यहां देख सकते हैं, अब यहां पे पहले देखिए HO, ठीक है, बीच वाले पे आ जाइए H OH OH H H OH। यहां पे क्या हुआ होगा गाइस, यहां पे ध्यान दें, यहां पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाए तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव H आकर जुड़ जाता है, तो यहां पे बन गया OH। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आया और यहाँ से H प्लस चला गया तो यहाँ माइनस है। अब इस C और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो वो बॉन्ड हम U बना देते हैं, U, और वही बॉन्ड आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। फाइन, तो ये मैं हटा देता हूँ, वापस क्लीन कर देते हैं इसको, और ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। नंबरिंग अगर हम करें तो वही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन सकता है एग्जैक्टली अगर हम इसी को देखें, राइट, तो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप उसको देख लीजिए, आप वही लाइन खींच लीजिए, प्रैक्टिस कर लें इसकी एक बार, एक लाइन खींच लीजिए सीधी, 1 2 3 4। फाइन, नीचे CH2OH। अभी अभी आपने देखा मैंने U लिंक बनाया था ऑक्सीजन के साथ यहां पे, राइट, ओके, यहां पे H H OH H, सेम, यहां पे OH आ गया, यहां पे H आ गया, यहां पे OH आ गया, राइट। नाउ यहां पे जो कार्बन है, इस कार्बन को हम यहां शो कर देते हैं, और इस कार्बन से एक OH और भी जुड़ रहा है, HHOHH, और इस OH को हम यहां लिख देते हैं और इस H को हम यहां लिख देते हैं। नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये देखिए, यहां पे देखिए, फिर यहां देखिए, फिर यहां देखिए, फिर यहां देखिए, फिर यहां देखिए, बस यहां पे चेंज हुआ है। यहां पे OH इस तरफ है जबकि यहां पे OH इस तरफ है। इसी चेंज की वजह से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम एक नया नाम देते हैं, और वो नया नाम है एनोमर्स। तो ये पूछा जा चुका है बोर्ड्स में कि व्हाट आर एनोमर्स, तो आप कहेंगे एनोमर्स ग्लूकोज की दो साइक्लिक फॉर्म्स हैं जिनमें डिफरेंस C1 कार्बन पर है।
C1 कार्बन पर जब डिफरेंस आ जाता है OH की पोजीशन का, एक बार OH रिंग के अंदर फील हो रहा है, एक बार OH आपको बाहर की तरफ फील हो रहा है, तो ये जो दो फॉर्म्स आपको मिलती है ये दोनों फॉर्म्स एनोमर्स कहलाती है। ट्रिक ये है कि OH रिंग के अंदर सा फील हो रहा है तो इसको नाम आप दे सकते हैं अल्फा, अंदर, ठीक है। OH बाहर है तो बीटा, ठीक है। D ग्लूकोस भी कहते हैं, बीटा D ग्लूको पायरानोस भी कहा जाता है। ऐसे ही अल्फा T ग्लूकोज भी कहा जाता है या अल्फा D ग्लूको पायरानोस भी कहा जाता है। पायरानोस क्यों? क्योंकि पायरन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर 6 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन होता है। मैं भी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा उसका, तो उस स्ट्रक्चर की वजह से इसके नाम के आगे पायरन लगा दिया जाता है और ओस तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज ही करते हैं। तो दैट्स व्हाई अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अल्फा इज शोइंग द पोजीशन ऑफ OH। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी इज शोइंग द कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर अगर होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट कायरल सेंटर पर OH जब राइट हैंड साइड होता है तो D लगाते हैं और ये OH इधर होता है तो L लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों पोजीशन में, या आप यहां पे भी देखें तो यहां पे अगर इसकी बात करें या जैसे इसी से अगर आप देखें तो इसी से ये बना है, दैट्स व्हाई इसी से ये बना है। तो ये कौन सी फॉर्म थी? D फॉर्म थी, दैट्स व्हाई इसमें भी D लगा रहेगा और इसमें भी D लगा रहेगा। ग्लूकोज है ये, पायरन क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये एनोमर्स हो गए, राइट। अब अगर हम इस प्रोजेक्शन, ये तो फिशर प्रोजेक्शन है, अब आपसे इसका हावर्थ प्रोजेक्शन भी बनवाया जाता है। अब हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना पड़े तो आप हावर्थ पोजीशन कैसे बनाएंगे वो देखिए। हावर्थ पोजीशन में आपको क्या करना होता है, आप सिर्फ ऐसे करेंगे, बस हो गया। 6 मेंबर की रिंग है, एक ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन है। सिमिलरली यहां पे भी आप वही काम करेंगे, लाइन खींचेंगे, बाकी ये ऐसे रिंग बनाएंगे, ये लाइंस खींच देंगे। बस ध्यान रखें नंबरिंग यहां से 1 देन 2 देन 3 4 5, सिमिलरली 1 और यहां पे 5 आ ही जाएगा। अब पॉइंट इज बनाना कैसे है, तो आप यहां पे देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसी से ये बनता है। अब यहां पे फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, जो चीज अंदर है वो नीचे और जो बाहर है वो ऊपर। तो बाहर कौन है? H, तो यहां पे H, उसके बाद सेकंड पे H, OH, H और लास्ट वाले में हमेशा CH2OH ऊपर लिखा जाता है, तो ये हमने ऊपर लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH आएगा, OH H OH और यहाँ पे तो H ही आना है। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के साथ मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है, बस आपको पता है कि इसमें और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे चेंज है। तो फर्स्ट पोजीशन पे H ऊपर है तो यहाँ पे OH ऊपर कर देंगे और H नीचे कर देंगे, फाइन। रेस्ट ऑल इज सेम। दीज आर दी हावर्थ प्रोजेक्शन। ये हावर्थ प्रोजेक्शन होता है, ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। वैसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए आ सकता है कि 4 स्ट्रक्चर आपको दे दिए जाए और कहा जाए कि विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर या हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस या बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो आई होप गाइज आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली अगर आप ऊपर वाले से देखें, कंपेयर करें, तो जो चीज बाहर की तरफ है वो ऊपर आ गई, फर्स्ट पोजीशन पे ये सब बाहर की तरफ था, ये ऊपर आ गए। ये वाली चीज हमेशा यहाँ ऊपर लिखी जाती है और इस तरीके से। और यहां से अगर आप इसको देखें तो इसमें और इसमें केवल इस चीज का चेंज है। और एनोमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि C1 पोजीशन पे जब डिफरेंस होता है तो इनको एनोमर्स कहते हैं। आई होप गाइज ये बात समझ में आ गई होगी। फाइन। नाउ अब हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस पे बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, C6H12O6। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करके लिखूं जैसा भी मैंने बनाया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHOH होल 4 CH2OH और इस तरफ COOH। यस, अगर आपको देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं। यहां देखिए, अगर इस जगह पे आप देखें तो यहां पे CHO, यहां पे CH2OH और बीच में 4 CHOH 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 CHOH। तो ये चीज मैंने अभी आपको यहां पे शो की है, तो आप यहां देख सकते हैं CHOH कितने हो गए? 4 हो गए। इधर CH2OH है और इधर COOH है। फाइन। नाउ तो ये हम रिएक्शंस के लिए हम इस चीज को यूज करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं। ये लीजिए, ये अब आ गया है सेंटर में। नाउ अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस करते हैं। देखिए, रिएक्शन पे क्वेश्चन आना तय है। HI के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे,
ओके, फिर हम इसकी HCN के साथ रिएक्शन करेंगे, फाइन। फिर हम इसकी H2N हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर हम इसकी HCN ठीक है, ब्रोमीन या हम एसिटिक एनाइड्राइड से भी रिएक्शन कर सकते हैं, CH3COOCOCH3 एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और लास्ट में हम इसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेटेड HNO3। ये 6 रिएक्शंस हैं, काफी काम की हैं, ध्यान रखें। ओके, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं जैसे कि प्रोडक्ट्स सही से पहचान पाए, राइट। तो अब हम आपके सामने इनके प्रोडक्ट्स भी लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि ये रिएक्शन आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HI के साथ जब रिएक्शन होती है तो आप देखिए यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, एक ये रहा, 4 ये रहे और ये सब स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो CH3 CH2 होल 4 CH3 दैट इज नॉर्मल हेक्सेन। ये चीज का बनना क्या बताता है? ये चीज का बनना बताता है कि ग्लूकोज के अंदर सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, तब तक स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपको मिला है। तो ये चीज आपको बताती है स्ट्रेट चेन किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में, इसकी स्ट्रेट चेन आई है, राइट। HCN के साथ हम रिएक्शन जब करते हैं तो HCN आप जानते हैं साइनोहाइड्रिन बनता है, इस पार्ट पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ एल्डिहाइड वाले सेक्शन पे रिएक्शन होगी। तो जो पार्ट सेम रहने वाला है उसको तो मैं यूं ही लिख देता हूं, और अब एल्डिहाइड वाले पार्ट पर रिएक्शन होती है तो O पे माइनस आता है, माइनस से प्लस, और H इसके साथ जुड़ा हुआ है ही है, और एक तरफ आ जाता है CN। मतलब कुल मिला के एडिशन रिएक्शन है, O पे माइनस है, माइनस से प्लस आके जुड़ जाता है, और यहां पे एक प्लस रहता है उससे CN आके जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। दिस इज साइनोहाइड्रिन, फाइन। ये आपको क्या बताती है? ये रिएक्शन आपको बताती है कि आपके कंपाउंड में, आपके ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में आइडिया देती है। ओके, नाउ NH2OH के साथ जब रिएक्शन हो तो बहुत ही इजी ट्रिक है, यहां से O और यहां से H बाहर निकाल दीजिए और क्या बनता है वो देखते हैं जरा। तो जो चीज बनती है वो मैं लिखता हूं, यहां पे ध्यान दें, रेस्ट ऑल इज सेम, यहां पे CHOH ये भी पूरा सेम, और यहां पे अगर आप देखें तो H तो वहीं का वहीं है, O और ये निकल जाए तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा? NOH, बस यही आने वाला है, क्योंकि यहां से O और यहां से H आप निकाल दोगे तो C डबल बॉन्ड N और OH ये बन जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं ऑक्साइन। ये ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो, फाइन। तो ऑक्साइन ऑफ ग्लूकोज ये भी आपको किसके बारे में आइडिया देता है? गाइस ये भी आपको ये आइडिया देता है कि अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन स्ट्रक्चर के बारे में क्या आइडिया देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक एनाइड्राइड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये जो ग्रुप है ये जितने भी OH होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, असाइलेशन रिएक्शन आपने सुन रखा होगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को आपको शो करूं तो यहां पे देखिए एल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता, बाकी जितने भी OH हैं रिएक्शन हो जाएगी। तो CHO, राइट, CHO, CO, CH3, इस पार्ट के तो 4 पार्ट कर लेते हैं हम, राइट, ये 4, और लास्ट में CH2 OH था। मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं आपको। इस चीज को अगर मैं यहां लिख दूं CH3 COO CH3, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, फाइन गाइस। तो आप यहां पे ध्यान दें कि यहां से क्या चीज बाहर निकल जाएगी, यहां से ध्यान दें, यहां से आप ऐसे ध्यान रखिए, CH3 COH बाहर निकल जाएगा और O से CO CH3 जुड़ जाएगा। तो इस O से CO CH3, फाइन। तो मैं वापस हटा देता हूं और सीधा प्रोडक्ट लिख दूंगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं O CO CH3। तो ये जो चीज अभी आपके सामने बनी ये कहलाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, फाइन, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये आपको किसके बारे में आइडिया देता है? तो ये आपको आइडिया देता है 5 OH ग्रुप्स के बारे में। इससे आपको आइडिया मिलता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप होते हैं। नाउ अब हम आते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में, यहां देखिए गाइस। अब ब्रोमीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर, लेकिन ये केवल और केवल
एल्डिहाइड को ही एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर सकता है, अल्कोहल्स को नहीं कर सकता, खासकर प्राइमरी अल्कोहल्स को। दैट्स व्हाई यहां पे अगर हम रिएक्शन करें तो जहां एल्डिहाइड है उस जगह पर तो आपको COOH देखने को मिलेगा, बाकी जगह पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। तो रेस्ट ऑल इज सेम। इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंफर्म करती है कि जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो कीटोन नहीं एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। कीटोन होता तो ये रिएक्शन होती नहीं, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन ने कंफर्म किया कि अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, ये CO ग्रुप बता रहा है, ये भी CO ग्रुप बता रहा है, ये CHO ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। राइट, अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के। तो कंसंट्रेटेड HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके अंदर एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये सब सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, HNO3 सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहां पे भी COH, क्योंकि यही प्राइमरी अल्कोहल थी, और एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये 4 सेकेंडरी अल्कोहल्स यूं ही रहते हैं। इसका नाम है सैकरिक एसिड और ये आपको इंफॉर्मेशन देता है प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। तो आई होप गाइज आपको बात समझ में आई होगी। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है 100%। गाइज ये रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद एल्डिहाइड की सारी रिएक्शन शो नहीं करता। जो शो करता है वो हमने आपके सामने लिख दी है, और जो शो नहीं करता उनके ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए कि ग्लूकोज एल्डिहाइड की कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद, या फिर यह भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर की वजह से या चेन स्ट्रक्चर की वजह से कौन सी रिएक्शंस नहीं होती। तो वो मैं आपको लिख देता हूं, आप यहां पे उनको रिएक्शंस को ध्यान ही रखिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं ग्लूकोज doesn't give 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं देता, इंस्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों? इसके रीजंस, एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो फिर आप पूरे अच्छे से नोट्स पढ़ सकते हैं, ऐप पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए क्योंकि रीजंस नहीं पूछे गए। फाइन, तो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता। इट डज नॉट give reactions with NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती ग्लूकोज की, जबकि एल्डिहाइड तो इसके साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका जवाब ओपन स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की वजह से। आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, नोटिस करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी एल्डिहाइड नजर नहीं आता। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड की रिएक्शंस नहीं दे पाते ये कंपाउंड्स, लेकिन कई जगह पर तो रिएक्शंस होती हैं एल्डिहाइड की वजह से, वो इस स्ट्रक्चर की वजह से होती है। और बाकी सारी डिटेल्स तो पूरा एक्सप्लेनेशन में जब हम समझते हैं टॉपिक्स को तब समझ में आता है। तो अभी के लिए जितना मैं कह रहा हूं आप उतना भी ध्यान रख लेंगे तो काम हो जाएगा। ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता, तो आप ये वाली रिएक्शंस बता देंगे कि ग्लूकोज एल्डिहाइड होने के बावजूद ये रिएक्शन शो नहीं करता जो कि एल्डिहाइड शो करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बार एग्जाम में यह पूछ लिया गया कि ब्रेड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम यहां पर इनके सोर्स लिख देते हैं। जैसे स्टार्च होता है ब्रेड में, सेल्यूलोज कहां मिलता है? सेल्यूलोज आपको मिलता है प्लांट्स में। सुक्रोज इज प्रेजेंट इन केन शुगर, माल्टोज लैक्टोज इन मिल्क, माल्टोज इन बार्ले जौ, फ्रक्टोज ग्रेप्स में, और ग्लूकोज आपको मिल जाएगा हनी में। ओके, तो इनके सोर्स हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। और स्ट्रक्चर पे यदि हम बात करें तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखिए, स्टार्च जो होता है वो हैवीली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है तो पॉलीमर लेकिन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, जबकि सेल्यूलोज भी एक पॉलीमर है लेकिन ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। और बाकी डिफरेंसेस तो आपके सामने यहाँ नजर आ ही रहे हैं। आप बता सकते हैं ये इन दोनों यूनिट से मिलकर बना है, ये 2 यूनिट से मिलकर बना है, राइट। हाइड्रोलिसिस पे ये मिलता है, इन दोनों के जुड़ने से ये बनता है। बाकी ये हैवीली ब्रांच स्ट्रक्चर है और जो सेल्यूलोज होता है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप इतना बता दीजिए, राइट। सोर्सेज आपको बता दिए, स्ट्रक्चर्स पे हमारी सारी बात हो गई। ओके गाइस, अब प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोटीन्स में सबसे पहले एक चीज का आप ध्यान रखिए कि प्रोटीन एक
बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर मतलब छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो कि बहुत बड़ा है, मैक्रोमोलिक्यूल है, राइट, बायोपॉलीमर। तो क्वेश्चन इज इसका मोनोमर कौन होता है? तो इसका मोनोमर होते हैं अमीनो एसिड्स, यानी कि जब कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो अब जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? तो synthesized by the RNA molecules in the cell। ठीक है, तो ध्यान रखिए आरएनए मॉलिक्यूल्स के थ्रू सेल में बनाया जाता है प्रोटीन्स। फाइन, तो ये एक जनरल आइडिया आपको मिल गया है। अब प्रोटीन से यदि हम आगे चलें तो प्रोटीन से आगे आपको अमीनो एसिड्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड्स के जुड़ने से ही प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सारा फोकस अमीनो एसिड्स के ऊपर रखना होगा। फाइन, तो अमीनो एसिड्स की यदि हम बात करें तो यहां पे देखें अमीनो एसिड क्या होता है? तो आप ये देखिए, अमीनो एसिड ये हो गया एसिडिक ग्रुप, ये हो गया बेसिक ग्रुप, और यहां पे हम थोड़ी देर के लिए आर मान लेते हैं। मतलब कि जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, ये बेसिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, ये H, सारे के सारे सेम हैं, और यहां पे हम R को बदलते जाएंगे क्योंकि इसमें और इसमें बीच में केवल एक कार्बन का गैप है। दैट्स व्हाई दीज आर एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो यहां जो भी चीज आएगी या जो भी एसिड्स आप लगाओगे या जो भी बेसिक ग्रुप आप लगाओगे, उन सब के कारण रहेंगे ये अल्फा अमीनो एसिड्स ही। तो यहां पे चाहे COH और यहां NH2 है, यहां पे चाहे आप कुछ भी लगाते जाइए, वो सब कहलाएंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। फाइन, नाउ अब R की जगह क्या हो सकता है? R की जगह अगर H है तो जो चीज बनती है वो ग्लाइसिन। अगर R की जगह CH3 ग्रुप लगा दिया आपने तो जो चीज बनती है वो एलानिन। अगर R की जगह आपने CH3 होल ट्वाइस CH ग्रुप लगा दिया, राइट, तो जो चीज बनती है वो वेलिन। और यदि R की जगह आपने NH2 CH2 होल 4 लगा दिया तो ये लाइसिन। ये चार आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इन चार का क्या यूज है वो अभी आगे भी मैं बता दूंगा। तो इस R की जगह अगर ये ग्रुप आ जाएंगे तो ये नाम बन जाते हैं, ये सब अमीनो एसिड्स के लिए। नाउ क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां पे बनता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब बेस यहां से एक H+ खींच लेता है, तो यहां पे आ जाएगा NH3+, NH3+, और इसने H दे दिया तो COO-, रेस्ट ऑल इज सेम। इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन है। इस ज्विटर आयन का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। मतलब एसिडिक मीडियम में भी कुछ देगा और बेसिक मीडियम में भी कुछ देगा। अब H+ और ये O-, तो यहां पे जो चीज आपको मिलने जा रही है वो मिलने जाएगी, यहां पे सब कुछ सेम रहने वाला है क्योंकि H+ यहां आके अटैच हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में ये चीज बन गई, यहां पे H रहने वाला है, यहां पे R रहने वाला है। यहां जो चीज बनी ये बना कैटायन, और जो कैटायन होते हैं वो मूव करेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखें तो इस जगह पर COO- यहीं रहेगा क्योंकि बेसिक मीडियम OH- यहां से H+ को खींच लेगा, और यहां से H+ चला जाए तो यहां पे NH2 ग्रुप आ गया, यहां पे R रह गया, यहां पे H और यहां पे COO-। इस बार जो चीज आएगी वो होंगे anions, and anions moves towards एनोड। तो कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस मूव्स टुवर्ड्स एनोड, और ये ज्विटर आयन का एक एम्फोटेरिक नेचर हो गया। एसिडिक मीडियम में ये आयन मिलता है, बेसिक मीडियम में आपको ये आयन मिलता है। तो आई होप गाइस ये बात आपको समझ आई होगी। ओके, ये देखिए ये आपके सामने, राइट, तो अमीनो एसिड्स आ गए, राइट, उनसे बनने वाला ज्विटर आयन आ गया और आगे की बात हो गई। अब अगर हम अमीनो एसिड पे बात करें और तो ये देखिए आप केस, यहां देखिए अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन पे ध्यान दें।
अमीनो एसिड्स दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक अमीनो एसिड को हम कह सकते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्या है? गाइस, इसेंशियल वो जो आपको डाइट के थ्रू लेने होंगे, टेकन थ्रू डाइट, मतलब जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल, बाहर से लेने होते हैं। नॉन इसेंशियल सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो नॉन इसेंशियल वो जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए, इसेंशियल वो जो आपको बाहर से लेने हो। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप इनके एग्जाम्पल दीजिए, तो इनका एग्जाम्पल में हम क्या रखेंगे? तो इसके एग्जाम्पल में जो मैंने दो अमीनो एसिड्स अभी आपको यहां पे बताए थे, उनमें से ये वेलिन और लाइसिन, ये इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आएगा एक वेलिन और दूसरा लाइसिन। ओके, और नॉन एसेंशियल के एग्जांपल्स में कौन आएंगे? नॉन एसेंशियल के एग्जांपल में फर्स्ट टू ले लीजिए आप। तो फर्स्ट टू में ग्लाइसिन और एंड एलानिन। ओके, तो ये दो आपके सामने आ गए ये एग्जांपल्स के साथ। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल हमारा पूरा होता है। अब हम जाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं एक और टाइप में। वो टाइप है एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ना तो क्वेश्चन अराइज, ये कौन होते हैं? तो एसिडिक अमीनो एसिड्स वो जिनके अंदर COH ग्रुप ज्यादा हो, बेसिक अमीनो एसिड्स वो जिसमें बेसिक ग्रुप यानी NH2 ज्यादा हो, और न्यूट्रल वो जिनमें दोनों सेम हो। तो न्यूट्रल में हम लिख देते हैं सेम नंबर ऑफ COH एंड NH2, और यहां पे COH और NH2 का नंबर सेम होगा, सॉरी यहां पे नीचे सेम होगा, यहां पे NH2 का नंबर ज्यादा होगा, बेसिक है इसलिए, और यहां पे अगर देखा जाए तो COH का नंबर NH2 के नंबर से ज्यादा होगा। तो जो एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड, और अगर दोनों सेम है तो फिर वो कहलाते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। कुल मिलाकर 20 अल्फा अमीनो एसिड्स ही पॉसिबल है। कुल मिलाकर 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास। उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। सारे याद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सबको याद रखना स्ट्रक्चर वाइज। बोर्ड्स में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, जितना मैंने लिखा है दैट इज सफिशिएंट। फाइन, नाउ आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के लिंकेज की। तो जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है, फिर ये अमीनो एसिड फिर किसी अमीनो एसिड से जुड़ेगा, ऐसे ही अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और जुड़ते जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसी को आप कहते हैं प्रोटीन। तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं। इनके जुड़ने से जो लिंक्स बनते हैं, वो लिंक्स जो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हीं लिंक्स को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंक। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैकेराइड्स को जो लिंक जोड़ता है, ऑक्साइड लिंक, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो ग्रुप्स को आपस में जोड़ता है दैट इज पेप्टाइड लिंक। तो पेप्टाइड लिंक से आपस में अटैच्ड होते हैं। ओके, नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई भी रैंडम एग्जांपल लिया जा सकता है। मान लीजिए मैं सबसे पहले आपके सामने ये वाला अमीनो एसिड लिखता हूं, COOH CH2 NH2, राइट। ये पहला वाला हो गया आपका ग्लाइसिन, जिसके अंदर R की वैल्यू H है। तो देखो ये H आ गया ना, ग्लाइसिन। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे ये जो कंपाउंड है, ये जो मैंने लिखा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इसमें कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि दो कार्बन, मतलब एक कार्बन के साथ दो H जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें कायरल सेंटर होता है। एकमात्र ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है। ध्यान रखें। अब इसके पास हम एलेनिन लिख देते हैं। मान लें जैसे मैं वो लिख देता हूं, तो COOH ग्रुप बना देते हैं। C एक तरफ CH3 था, H तो एक होना ही है, CH3H, और यहां पे NH2।
तो ये ग्लाइसिन हो गया, ये एलेनाइन हो गया, एलेनाइन कह लीजिए, राइट। पास में चाहें तो कोई आप और लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, इतने सारे आपने पढ़े हैं, कोई सा भी लिख लेते हैं, राइट। तो यहां पे आप लिख लो वापस NH2 है तो COH ग्रुप पास में आना चाहिए, तो ये COOH ग्रुप आ गया, CH NH2, और जो R ग्रुप है वहां पे कुछ भी जोड़ा जा सकता है। लेट से हम थोड़ी देर के लिए ये लिख देते हैं, वैलेन वाला, राइट। अब ये सब आपस में सामने आ गए। अब पेप्टाइड लिंक कहां बनता है, ध्यान से देखिए, यहां से OH और यहां से H हट जाए, अमीन से H और एसिड से OH हट जाए, तो जब यहां से H और यहां से OH हटेगा तो अल्टीमेटली यहां पे HNH रह जाएगा, एक H चला गया, यहां से OH चला गया, तो यहां से कुल मिलाकर H2O बाहर निकाल देना। अब जब मैं यहां से H2O बाहर निकाल दूंगा तो अब आप देखिए जरा, यहां पे NH2 से एक H चला गया तो एक H बच गया, और इससे OH चला गया तो ये चीज बच गई, और अब यहां पे ये लिंक बन गया। ये जो लिंक अभी आपको नजर आ रहा है, ये वाला लिंक, ओके, ये एक अमाइड लिंक है, और इसे अमाइड लिंक को हम पेप्टाइड लिंक कहते हैं। यानी दो अमीनो एसिड में जब वो आपस में जुड़ते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है, और दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप डेवलप होता है, दैट इज अमाइड लिंक, और इसी अमाइड लिंक को हम पेप्टाइड लिंक कहते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे भी देखें तो H यहां से, OH यहां से हटा दीजिए, तो आप देखिए जरा कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे NH और ये ग्रुप आ जाएगा, ये एक और पेप्टाइड लिंक आ गया, ओके। तो इसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड, क्योंकि यहां पे दो पेप्टाइड लिंक नजर आ रहे हैं, तीन नजर आते तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे नजर आते तो पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो लिंक है ये पेप्टाइड लिंक है, ये सिंपली एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ओके। तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अभी हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बेसिक बातें ये थी जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ओके। चलिए, सो अब हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं आगे। तो अब देखिए, स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स के ही स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अमीनो एसिड तो सिंगल यूनिट थी, देख ही लिया है, अब प्रोटीन बन जाते हैं, अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे बात की जाए तो इनके तीन टाइप के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको बताता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताता है कि किस अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस आपको याद नहीं करना, लेकिन ये सीक्वेंस फिक्स्ड होता है। इनमें अगर डिसऑर्डर होगा कुछ तो फिर कई सारी डिजीज डेवलप हो जाती है, फाइन। तो ये आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड्स का, जो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको बताता है शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका आपको शेप बताता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका शेप क्या है, ओके। नाउ टर्शरी आपको क्या बताता है, टर्शरी आपको बताता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि जो पेप्टाइड चेन बनती जा रही है वो ओवरऑल कैसे फोल्ड हुई है, अभी मैं शो भी करूंगा आपको। और उसके बाद क्वाटरनरी आपको बताता है अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। समझे, इसके अंदर आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिल रहा है एक एक अमीनो एसिड्स का। दूसरा वाले के अंदर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस से मतलब नहीं है, उसकी बजाय ये देखते हैं कि ओवरऑल अमीनो एसिड से जुड़कर जो चेन बनी है पूरी, उसने क्या शेप लिया हुआ है, राइट। तो वो दो शेप ले सकती है, उसमें से एक शेप होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा शेप होता है बीटा प्लीटेड, राइट। अल्फा हेलिक्स आप जानते हैं स्पाइरल, राइट। और बीटा प्लीटेड कैसा होता है, बीटा प्लीटेड होता है ये, अभी समझा देता हूं। यहां पे देखिए, इस जगह पर यहां देखें, यहां देखें, राइट। और यहां पे यूं देख सकते हैं आप, ओके। ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा प्लीटेड है, ध्यान रखें। यहां पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट। यहां पे देखा जाए तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों ही सेकेंडरी है, लेकिन देखो शेप आ गए, हेलिकल नेम ऑफ द शेप। बीटा प्लीटेड ड्रेफरी जैसा है, पर्दा जैसा होता है ना, यू पास में फिर दूर, यू पास में फिर दूर, फाइन। तो ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स है। यहां पे अब क्वेश्चन इज अल्फा हेलिक्स आपको क्या बताता है, तो
अल्फा हेलिक्स आपको बताता है ट्विस्टिंग, है ना, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ हेलिक्स। ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ हेलिक्स, ये हेलिक्स की फॉर्म में ट्विस्ट हो जाती है चेन, ठीक है ना। शेप ही तो है आपके सामने। अच्छा, ये क्या बताता है? ये आपको बताता है स्ट्रेचिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स towards one another and या बस ये भी कह सकते हैं which leads पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के सामने वो आ जाती है। तो राइट, वेरी क्लोज टू ईच अदर या लेड पैरेलल टू ईच अदर, आप ये भी कह सकते हैं। बाकी स्ट्रेचिंग बता रहा है आपको, देखो ये पास में आ गया, फिर पास में आ गया, फिर पास में आ गया। क्वेश्चन इज इस शेप के लिए और इस स्ट्रेचिंग के शेप के लिए कोई तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो बॉन्ड आप सब लोग जानते ही हैं, आपने सुना होगा नाम, वो बॉन्ड है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रेस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से ये है जो मैंने ग्रीन से आपको शो किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं जिन्होंने, ये दो चेन्स चल रही थी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से यूं पास आ गई, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दूर हो गई, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पास आ गई। तो ये ऐसा शेप मिल गया आपको दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में। अगर सिंगल में अगर आप देखें तो सिंगल के अंदर वैसे तो स्ट्रेट था, लेकिन ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, नीचे भी है, और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब बना सकते हैं? जब ये दो एटम्स पास पास आ जाए। और पास पास कब आ सकते हैं? जब ये यूं घूम जाएं। तो घूमने की वजह से अगर आप देखें तो ये यहां पे कोई जुड़ा हुआ एटम, यहां पे एटम अगर स्ट्रेट चेन होता तो इस एटम से काफी दूर होता या इससे काफी दूर होता, लेकिन क्योंकि स्पाइरल हो गया है, घूम रही है, तो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही वो बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये शेप स्टेबल है या ये शेप स्टेबल है। अगर किसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, जैसे हम डिनेचुरेशन कहते हैं, हम पीएच में चेंज करके ये काम कर सकते हैं, राइट, या फिर हम हीटिंग करके ये काम कर सकते हैं। ये दोनों काम अगर आप कर दें और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूट जाए तो जो कॉइल्स हैं वो अनकॉइल्ड हो जाती है, ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं और ये वापस प्राइमरी स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता, वो प्राइमरी में चला जाता है। यानी मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर मैं इसको हीट कर दूं और पीएच में चेंज कर दूं, चेंज इन पीएच, तो ये स्ट्रक्चर्स में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और सीधा प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कोई पर्टिकुलर शेप आप नहीं समझा सकते। ओके, तो दैट इज अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो टर्शरी के केस में हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए, मैं यहां बताता हूं। ओके, ये एक यहां बता देते हैं और एक यहां बता देते हैं। तो टर्शरी के केस में दो होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूलर और एक होता है फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस ग्लोब्यूलर कुछ भी लिख सकते हैं आप पहले बाद में, राइट। ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस। फाइब्रस की बात करें तो फाइब्रस स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, तो हम यहां पे पॉइंट लिख देते हैं। डिफरेंस क्रिएट करवाया जा सकता है कि दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स या स्ट्रेट चेन अमीनो प्रोटीन्स हैं फाइब्रस, जबकि जो ग्लोब्यूलर होते हैं वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब ये स्ट्रेट चेन है, ये ग्लोब्यूलर होते हैं, ग्लोब्यूल्स। ओके, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल में आप किसको रख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में रखा जा सकता है कैरेटिन रखा जा सकता है, राइट। इसके एग्जाम्पल में रखा जा सकता है ग्लोब्यूलर में इंसुलिन वाटर सॉल्युबल, एल्बुमिन जो एग्स में होता है वाटर सॉल्युबल, ये इसमें एग्जाम्पल में रखे जा सकते हैं। कैरेटिन इसमें रखा जा सकता है जो कि आपके नेल्स में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है। एंड मायोसिन, मायोसिन जो कि प्रेजेंट होता है मसल्स में। तो ध्यान रखिए, कैरेटिन मायोसिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है,
इंसुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये ओवरऑल जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं ओवरऑल। जैसे कि आप सोचिए सिंपल सीक्वेंस है, राइट, और उस सीक्वेंस को थोड़ा सा आप ढंग से देख रहे हैं तो आपको छोटे छोटे से शेप्स नजर आ रहे हैं, दैट इज मान लीजिए हेलिकल नजर आ रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और दूर से उस देखेंगे उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, तो उसमें एक हेलिक्स नहीं होगा, कई सारे स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए होंगे, फाइन, या हेलिक्स आगे जाकर किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर जब आगे बढ़ते जाते हैं और ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है, जिसमें कई सारे हेलिक्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, यानी कई सारे हेलिक्स जब एक साथ आ जाते हैं, या एक हेलिक्स के बाद फिर दूसरा हेलिक्स है, फिर प्लीटेड आ गया, फिर हेलिक्स आ गया, इस तरीके से तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सिंपल सीक्वेंस हो तो प्राइमरी, एक पर्टिकुलर शेप नजर आ रहा है आपको तो दैट इज सेकेंडरी, ओवरऑल वो ऐसे शेप्स कई सारे जुड़े हुए हैं आपस में तो टर्शरी है, और ऐसे कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्वाटरनरी होता है। तो क्वाटरनरी तो हम, शायद मैंने लिख दिया होगा क्वाटरनरी के बारे में, हाँ, अरेंजमेंट ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स, डन। नाउ गाइस, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपसे बातें की, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इनको। अब इन्हीं से हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, वो पॉइंट है नेटिव प्रोटीन। व्हाट इज नेटिव प्रोटीन गाइस? जो प्रोटीन अपनी बिल्कुल नेचुरल हो, अपनी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के साथ हो, प्रॉपर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ हो, उसे हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। मतलब कि 3D अरेंजमेंट हो पूरा प्रॉपर, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनते हैं वो सब उसमें हो, साथ ही साथ एंड विथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जल्दबाजी में थोड़ी स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट चीज समझ में आनी चाहिए, फाइन। सो 3D अरेंजमेंट के साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो नेटिव प्रोटीन। तो फिर क्वेश्चन अराइज, डीनेचुरेशन क्या होता है? जब यही बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए या बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। कैसे कर सकते हो? तो डिस्टर्बेंस इन 3D अरेंजमेंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन 3D अरेंजमेंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये आ जाए बाय चेंज इन, मैंने ऊपर भी बोल दिया वैसे, बाय चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन pH। तो ये सब चीज बदल जाती है तो उसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं, राइट। डीनेचुरेशन में होता क्या है? तो डीनेचुरेशन के अंदर ग्लोब्यूल्स जो होते हैं अनफोल्ड हो जाते हैं, कॉइल्स अनकॉइल्ड हो जाती है, राइट, हेलिक्स ओपन हो जाते हैं, यानी सब चीजें खुला जाती है और अल्टीमेटली प्राइमरी स्ट्रक्चर पे पहुंच जाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर हो या 2 डिग्री स्ट्रक्चर हो, और अगर उनका डीनेचुरेशन होता है तो आपको केवल और केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाता है, सारी चीजें खुल जाती है, सिर्फ अमीनो एसिड का एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता है, कोई शेप वेप नहीं रह जाता, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, फाइन। तो ये ध्यान रख सकते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री का डीनेचुरेशन अगर होता है तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कटलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, ये भी डीनेचुरेशन ही है। एग वाइट, ठीक है ना, हीटिंग ऑफ एग वाइट या सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग वाइट या बॉइलिंग ऑफ एग। जब आप एग को गर्म करते हैं तो उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसीलिए अंदर जो लिक्विड होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो बॉइलिंग ऑफ एग कह सकते हैं, कटलिंग ऑफ मिल्क भी कह सकते हैं। तो जब तक मुझे लगता है हमने अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स पूरा कवर अच्छे से कर लिया है, राइट। कोई पॉइंट और छूटते हैं तो मैं फिर कवर कर लूंगा, लेकिन जितना मुझे पता है हमने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। बायोपॉलीमर कह सकते हैं, और इसका जो मोनोमर है, इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते जाएंगे तो आपको जो चीज मिलने जा रही है वो मिलेगी न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, अगेन न्यूक्लियोटाइड, अगेन न्यूक्लियोटाइड, देन तो जो चीज आपको मिलेगी, मैं अगर होल n कर दूं तो जो चीज आपको मिलेगी वो चीज आपस में सब जुड़ जाएं तो अब जो चीज आपको मिलती है दैट इज
न्यूक्लिक एसिड, तो वही न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो क्वेश्चन अराइज, जैसे अमीनो एसिड्स था ऐसे न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, तो अब वो देखिए, न्यूक्लियोटाइड है शुगर के साथ कुछ बेस जुड़ी रहती है, राइट। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर वाइज। इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है, ओके। ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड सॉरी, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब वापस से ये यूनिट वापस लेके आ रहे हैं, शुगर उसके साथ बेस और फिर वापस फॉस्फेट एंड सो ऑन, फिर वापस शुगर, ऊपर बेस, यहां पे फॉस्फेट, या ऐसे जुड़ता ही जाएगा। और ये जो चीज है ये N लगा दीजिए, तो N यूनिट जब बन जाएगी तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड तैयार हो गया। यानी कि आपके न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें होती है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। इन तीनों चीजों के जुड़ने से जो चीज बनती है वो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के रेपिटेशन से जो चीज बनती है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जिस लिंक से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ये यूनिट जब दूसरी यूनिट से जुड़ी हुई है, यानी कि हम बात करें इस लिंक की, ये वाला जो लिंक है, या हम बात करें ये वाला लिंक, फॉस्फेट और शुगर के बीच वाला लिंक, राइट। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, जो लिंक है इस लिंक को कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। गाइस लिंकेज बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसैकेराइड जिस लिंक से जुड़े रहते हैं वो लिंक था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड जिस लिंक से जुड़े रहते हैं वो लिंक था पेप्टाइड लिंक। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स में जिस लिंक से जुड़े रहते हैं उस लिंक का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ये सब एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। उल्टा क्वेश्चन भी किया जा सकता है, अगर किसी बड़े पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट को जब हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो क्या मिलता है, तो आप कहेंगे मोनोसैकेराइड्स मिल जाते हैं, छोटे मोनोमर्स यानी कि छोटे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाता है। सिमिलरली प्रोटीन्स को अगर हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, तो जिससे मिलकर बना था अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, जो कि मोनोमेरिक यूनिट है। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है कि एक न्यूक्लिक एसिड को अगर हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो पहले तो न्यूक्लियोटाइड ही मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियोटाइड फर्दर टूट कर आपको टुकड़े दे देंगे बेस के, शुगर के और फॉस्फेट के। ओके नाउ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात में। तो ये हमारा बायोपॉलीमर हो गया, ये सारी बात हो गई। नाउ अब अगर बात करी जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। ओके, डीएनए का जो फर्स्ट पॉइंट, अगर चलो हम पॉइंट वाइज ही देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फुल फॉर्म अगर देखें इसकी तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सी हट जाता है, राइबो LEIC न्यूक्लिक एसिड। ओके नाउ डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए में कुछ बेसेस होती हैं। कौन कौन सी बेसेस होती हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, इसको ध्यान रखिए। आरएनए में भी कुछ बेसेस होती हैं, सिमिलैरिटी इज AGC, ये सेम बेसिस है, और डिफरेंट होती है यूरेसिल। तो हाईलाइट, सिमिलैरिटी भी आ गई, डिफरेंस भी आ गया, पूछा जाता है। अच्छा, सेकंड में हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में आता है शुगर। दोनों में ही शुगर होनी है, यहां पे भी शुगर होनी है। ओके, लेकिन इसमें जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो, जो कि ऊपर नाम में भी आ रहा है, डीऑक्सी राइबो शुगर, और इसमें होती है राइबो। डीऑक्सी मतलब जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, अभी तो नहीं बना रहे हम, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की कमी होती है, कम ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, राइट। पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो उस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से इसको डीऑक्सी कहते हैं, और प्रेजेंस की वजह से इसको राइबो शुगर कह सकते हैं। ओके, ये डीऑक्सी राइबो शुगर। ओके, शुगर सिमिलैरिटी, ये वाली शुगर की होने की वजह से डिफरेंस हो गया। थर्ड, दोनों में ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक ग्रुप होता है या फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, और इसमें भी फॉस्फेट ही होता है, यहां कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। ओके, इसका काम
हेरिडिटी ट्रांसफर करना है, हेरिडिटी कंट्रोल करना है। इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है। गाइस इनको अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस है और इनका काम हेरिडिटी कंट्रोल करना है। अब क्वेश्चन इज सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताइए, तो वो आप यहां से देखकर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है आरएनए कितने टाइप का होता है? तो आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इन सब का पर्पस एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस। फाइन। नाउ अब अगर यहां पे देखें और एक क्वेश्चन जनरेट किया जाए कि न्यूक्लिक एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। क्या क्या मिल जाएगा? आपको बेसेस मिल जाएंगे, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, आपको शुगर ये वाला मिल जाएगा, फॉस्फेट ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इस न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए का, यहां पे डीएनए का हाइड्रोलिसिस किया जाए, हम यहां पे डीएनए लिख देते हैं, डीएनए का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो आपको ये चीज मिल जाएगी। और आरएनए का हाइड्रोलिसिस किया जाए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आरएनए का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो आपको ये बेसेस मिल जाएंगे, ये शुगर मिल जाएगी और ये फॉस्फेट मिल जाएगा। यहीं तक ही बताना है, ये 3 चीजें मिल जाती हैं, राइट? यहां पे ये 3 चीजें मिल जाती है। तो ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है डीएनए के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, आरएनए के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, ये है कि डबल स्ट्रैंड जो होती है आइडेंटिकल नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। डबल स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ती है, एक जैसी नहीं होती, जैसी इधर है वैसी इधर नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है कि डबल स्ट्रैंड जो बनती हैं वो आइडेंटिकल ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री होती है, क्यों? तो उसका रीजन देना है, बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड formed between specific pairs of bases, मतलब कि स्पेसिफिक जो बेसिस होती हैं, जो स्पेसिफिक बेसिस होती हैं, या आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिक बेसिस के पेयर में ही बनता है, हर किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे AgCT प्रेजेंट है, तो जो A है वो हमेशा T से, और जो G है वो हमेशा C से बॉन्ड्स बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब आप सोचिए जरा, एक स्ट्रैंड पर यदि A चल रहा है तो इसके सामने T ही होगा, अगर इस स्ट्रैंड में G आ गया है तो इसके सामने C ही होगा। तो मतलब आप समझ गए ना, कॉम्प्लीमेंट्री, सेम नहीं हुआ। A के आगे A होता तो उसे आप आइडेंटिकल बोल सकते थे, लेकिन A के आगे T होगा, G के आगे C होगा। हमेशा स्पेसिफिक जो पेयर्स हैं बेस के, इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है। इसी की वजह से जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो ये रीजन जो मैंने दिया है, ये रीजन आप ध्यान रखना, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। फाइन। नाउ अब यहां पे यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट, वैसे तो हमने सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक्स्ट्रा वो ये कि बेसिस जो होती हैं, जो अभी आपने ऊपर देखी AgC और AgC तो कॉमन है दोनों में, U और T का डिफरेंस है। इनमें एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बेसिस जो होती है वो 2 टाइप की होती है, पुरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स में होती है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, और पुरीन्स में होती है A एंड G, राइट। पुरीन्स में जो होती है वो 2 रिंग्स होती हैं, 2 रिंग का कंपाउंड होता है। वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं थोड़ा, पर ध्यान रख सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये इसमें सिंगल रिंग ही होती है, मतलब स्ट्रक्चर तो हमें नहीं पढ़ने, बोर्ड्स के हिसाब से तो कभी नहीं पढ़ने, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं 5 ही बेस है टोटल, ठीक है। इन 5 बेसिस में से इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा पुरीन्स और पिरिमिडीन्स स्ट्रक्चर के बिहाफ पे नाम दिया जाता है। अगर 2 रिंग फ्यूज होती है आपस में और उससे कोई रिंग, उससे कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो पिरिमिडीन वाले बेसिस कहलाती हैं वो, 2 रिंग जिसमें हो, और जिसमें सिंगल रिंग हो वो पुरीन्स कहलाती हैं। तो आई होप गाइज आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। दैट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। इससे पहले हमने अलग चीज देखी, यहां पे आप ये देखिए, इससे पहले हमने ये जनरल इनके लिंकिंग देखी थी और इसके बाद हमने इन दोनों को क्लासिफाई कर दिया। मैं एक बार और देख लेता हूं कि कोई चीज़ हमारी छूटी ना हो। यहाँ पे हमने ये चीज़ कवर कर ली, ये हो गया है, हाइड्रोलिसिस हो गया, डन गाइस। सो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं
लास्ट टॉपिक की, एंड दैट इज विटामिन्स। देखिए विटामिन्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें अपनी डाइट के थ्रू ही लेना होता है। इसको हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। एक को कह रखा है हमने वाटर सॉल्युबल और एक को कह रखा है फैट सॉल्युबल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल दीजिए। और वाटर सॉल्युबल में आते हैं दो ही विटामिन्स, बी एंड सी, वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा ए, बी, सी, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल है। जो बी है उसके चार पार्ट है, B1 1 का डबल 2, B6 6 का डबल 12, ये हो गए। सी एक ही है, ये सब एक ही है। फाइन, तो ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब कौन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता? जो वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि आपकी बॉडी के वाटर में डिसॉल्व होगा और यूरिन के थ्रू बाहर आ सकता है। तो जो विटामिन वाटर सॉल्युबल है वो विटामिन बी एंड सी है, क्योंकि बॉडी के वाटर में सॉल्युबल होकर बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। अब इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज, तो B1 से जो डिजीज होती है, डेफिशिएंसी अगर हो जाए इस विटामिन की, तो B1 से जो डिजीज होती है वो है बेरीबेरी। B2 से जो डिजीज होती है B6 एंड B12, सो B2 की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है वो होती है चेलोसिस, राइट। इसके बाद B6 से जो डेफिशिएंसी, B6 की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है वो कन्वल्जन्स। याद रख लेना, डिजीज सारी एक्सप्लेन करने का भी इतना टाइम है भी नहीं, बस आप तो अभी ध्यान रख लीजिए। B12 बहुत फेमस है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है परनीशियस एनीमिया, राइट। C स्कर्वी, फेमस है ही है। A ज़ेरोथैलेमिया, ज़ेरोथैलेमिया। डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो रिकेट्स, बोन्स के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, रिकेट्स। के जो होता है वो उससे होता है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो। और ई की डेफिशिएंसी से होता है मस्क्यूलर वीकनेस। ओके, तो विटामिन्स में इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज आप इनकी ध्यान रखिए, वाटर सॉल्युबल कौन है और इनसॉल्युबल कौन है, बस इतना आप ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा गाइस बायोमॉलिक्यूल्स का भी क्विक रिवीजन पूरा हो जाता है। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस जो है, जो हमने यहाँ सीखे हैं या जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, एग्जाम्स में यही आपको देखने को मिले। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।